आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। न इबरत न अजाब, लेकिन देना पड़ेगा करप्शन का जवाब। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। हराम का पैसा अल्लाह की लानत है। दोनों आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को 40 साल से जानता हूं। मैंने इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आता देखा है। क्या हालत बनी, कभी जेल में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं चोरी का पैसा बचाने के लिए। औलादों को भी झूठ बोलना पड़ता है इनमें। ये हमारे लिए इबरतनाक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बाइसे इबरत हैं, उनका पैसा हराम की कमाई है। इन दोनों पर अल्लाह का अजाब आते उन्होंने खुद देखा है। अब किसका पैसा हलाल है और कौन हराम खाता है, ये फैसला सुनाना शायद किसी इंसान के रुतबे और मर्तबे से कहीं बुलंद है। ये फैसले करना सिर्फ अल्लाह की शान है। वही बड़ा है, सबसे बड़ा, वही किबरिया और वही अकबर। और खान साहब, अगर आप इस करप्शन इल्जामात की वजह से ये बात कर रहे हैं ना, तो फिर क्या ये अजाब उस शख्स पर नहीं आएगा जिस पर भी ऐसे इल्जामात हो? अभी 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ने आपकी बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर संजीदा सवालात उठाए। अगर इस मंसूबे में करप्शन हुई है तो क्या करप्शन करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा? पिशावर मेट्रो की करप्शन का केस अदालतों में है। केपीके हुकूमत ने इस पर स्टे ले रखा है। अगर पिशावर मेट्रो में करप्शन हुई है तो क्या करप्शन करने वालों पे अल्लाह का अजाब आएगा? आपकी अपनी पार्टी पर 6 साल से फॉरेन फंडिंग का इल्जाम है। अगर यहाँ करप्शन साबित हुई तो क्या फॉरेन फंडिंग लेने वालों पर भी अल्लाह का अजाब आएगा? आपकी अपनी हुकूमत में चीनी 55 से 120 रुपए तक गई। शुगर माफिया ने 100 अरब की करप्शन की और ये आपकी अपनी रिपोर्ट है। तो क्या इस करप्शन पर अल्लाह का अजाब आएगा? मालम जब्बा स्कैंडल में आपकी काबिना के वजीर और पार्टी के सीनियर रुकन नामजद हैं। क्या मालम जब्बा करप्शन पर अल्लाह का अजाब आएगा? अद्वियात 400% महंगी हो गई। क्या अद्वियात में करप्शन करने वालों पर अल्लाह का अजाब आएगा? वजीर आजम साहब, आप एहतसाब करने आए हैं ना, तो किसी भी करप्ट को ना छोड़े। नवाज शरीफ और इसाकदार करप्ट हैं तो वापस लाकर डालें जेल में। आसिफ जरदारी करप्ट हैं तो डालें जेल में। मरियम नवाज हो, शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह करप्ट हैं तो डालें ना जेलों में। एक एक करप्ट को पकड़कर अदालतों से सजाएं दिलवाएं। यही तरीका है, यही कानून है। लेकिन खुदारा, सिर्फ अपने गुस्से और नफरत में किसी भी इंसान पर अल्लाह के अजाब के फैसले ना सुनाएं। अजाब अल्लाह और इंसान का मामला है, इसको अल्लाह तक ही महदूद रहने दें। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं अंदलीब अब्बास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अतात तारड़ ने हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अंदलीब, आपसे शुरू करते हैं। मैं करप्शन और करप्ट लोगों के सख्त खिलाफ हूँ और मैंने कभी उनकी हिमायत नहीं की और ज़िंदगी में कभी भी नहीं करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन ये अल्लाह का अजाब है, इबरत है, हराम की कमाई है, ये अल्फाज कुछ ज़्यादा नहीं हो गए जो वज़ीर आज़म साहब जिसकी बात करें? और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मियाँ साहब लंदन में हैं, जरदारी साहब अपने घर में बैठे हैं, और आप कोई हफ्ते में 30 दफ़ा उनकी फ़ोन पे राब्ते भी उनके हो रहे हैं। आपकी हुकूमत को ढेर करने के लिए तहरीक भी ज़ोरों पर चला रहे हैं। ये कैसा अजाब है जिसकी फिर आप बात करें? कौन सा अजाब? शुक्रिया पारस। सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल अजाब आपने जैसे कहा कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं या आप चोरी कर रहे हैं तो ये अजाब सब पे है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है कि जी जो करेगा उसको पे करना पड़ेगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार क्यों ना हो। तो अल्लाह और बंदे तक छोड़ दें उसको। अल्लाह ने अजाब देना होगा, अल्लाह ताला दे लेंगे। मैं आपको इसका खान साहब बात कर रहे हैं कि मैंने अजाब आता हुआ देख रहा इन दोनों पे। क्या नहीं, आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखें जब उन्होंने कहा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। जी प्लीज। वो गए थे गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने नए इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ बैठे हुए थे उसके गिलगित पार्लियामेंट के। उसमें जो नए चीफ मिनिस्टर थे उनको उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर साहब, मेरा आपको एक पैगाम है कि सबसे बड़ी क्वालिटी लीडर की, अगर आपने लीड करना है, आप आए हैं पहली दफा, अगर आपने लीड करना है, आपने फॉलो करना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने कहा, जी वो ग्रेटेस्ट लीडर हैं बेशक, और उनकी जो लीडरशिप थी उसमें 2 क्वालिटीज की वजह से काफिर भी उनकी तारीफ करते थे, सादिक और अमीन। और उन्होंने कहा कि जिस दिन आप झूठ बोलना
या आप धोखा देना या चोरी करना शुरू करेंगे। जो मर्जी आपकी पोजीशन हो, आप प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आप लीडर नहीं है। ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये सिंपल कह देते ना कि करप्शन नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, इसके बाद फिर आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन उन्होंने एग्जांपल्स क्या दिए, मैंने अजाब आते हुए देखा। उन्होंने एग्जांपल ये दिया कि देखें, चाहे 3-3 दफा आप प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप 4-4 दफा आप हुकूमत में रहे हो, लेकिन आपकी अगर ये हालत है कि आप मुल्क से भाग जाते हैं, आपने भेज दिया, आपको आपके दौरे हुकूमत में गए, आप नहीं कराएं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपका इख्तियार इस्तेमाल करें इस इख्तियार को। आप इसी एग्जांपल को दे रहे हैं ना कि आप जा गए हैं, उसके बाद अदालत आपको कह रही है आप स्कॉन्डर हैं, आप मफरूर हैं, आप इश्तिहारी हैं, वापस आए, आप चकमा दे के गए, आपने अवाम को धोखा दिया, अवाम को रुला के गए। अदालत के रिमार्क्स हैं, आप ले आए और आप वापस नहीं आ रहे। अब हम ट्राई करें, लेकिन मेरी बात सुने, कोई इज्जत भी होती है, कोई इज्जत होती है, कोई आपकी गैरत होती है, कोई आपकी खुददारी होती है कि आपको एक स्टीफन सैकर जैसा वो भी कह रहा है कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ वापस अपने फेस करो। वो इन बच्चों को और नए लीडर्स को सिखा रहे थे कि कोई पोजीशन हो, जहां पे तुम ऊंचे पहुंचे हो, अगर तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं है, तुम भागते रहोगे, छुपते रहोगे, इश्तिहारी रहोगे, मुल्जिम रहोगे, मुजरिम रहोगे, क्या तुम्हारी इज्जत है? ये फैसले अदालतों नहीं करने होते हैं, हमने, मैंने, आपने या किसी और ने नहीं करने। लेकिन आपने अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना नहीं है। नैब और हुकूमत आपको याद नहीं है, सिर्फ बातें ही कर रही है। आपको याद है, आप सिर्फ इल्जामात लगाते हैं। आप देखें, नैब ने नून लीग के कोई 18 रहनुमाएं जिनके ऊपर केसेस बनाए हैं, और उसमें से सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जेल में हैं, बाकी जो 16 हैं किसी की इंक्वायरी चल रही है, कोई जमानतों पे। पीपल्स पार्टी के 8 लोगों पे केसेस हैं, खुर्शीद शाह जेल में हैं, बाकी सारे जमानतों पे बाहर हैं। इस पे क्या जाहिर कर रहे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि इसलिए पिछले 30 साल में क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए। अच्छा। अब हमने जब उन लॉज को चेंज किया, क्योंकि ऑब्वियसली पार्लियामेंट तो मान नहीं रही, ठीक है, जब हम ऑर्डिनेंस पे जाते हैं तो ऑर्डिनेंस पे मैं इसी पे जरा सबका एक राय ले लूं इसके ऊपर। अता साहब ये बताइएगा कि वजीर आजम कहते हैं कि आप लोगों पर अल्लाह का अजाब है, हराम का पैसा अल्लाह की लानत है, और आप सब पे जो दो के नाम लिए, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इसलिए मैंने इतना बड़ा इंटरव्यू में भी बात की, बिकॉज़ सबको जनरलाइज नहीं किया उन्होंने। वहां पहुंच के 3 दफा, ठीक, यही मैं कह रही हूं, आप लोग अपनी करप्शन और ये जो हराम का पैसा वो कह रहे हैं छुपाने के लिए आप लोग बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, तो ऐसे काम क्यों करते हैं आप लोग कि आपको इतने झूठ बोलने पड़े? झूठ नहीं बोला। बहुत शुक्रिया पारस साहिबा मधु करने का। हमने अजाब आते देखे हैं जी, अजाब नाजिल होते हुए देखे हैं, और अजाबों को तबाही मचाते हुए देखा है। अजाब तब आया था जब इस मुल्क में एक गरीब ने 100 रुपए किलो चीनी खरीदी थी। अजाब तब आया था जब इस मुल्क में एक गरीब ने 80 रुपए किलो आटा खरीदा था। अजाब तब आया था कि जब बिजली और गैस के बिल एक 25,000 रुपए माहवार तनख्वाहदार की पहुंच से बाहर हुए थे। अजाब तब आया था जब अद्वियात की कीमतों में 500 गुना इजाफा किया, और अपनी बूढ़ी वालदा और बूढ़े वालिद के लिए एक गरीब जो है वो दवाई अफोर्ड ना कर सका। आप अपने स्टूडियो में बैठे कैमरामैन से पूछिए, आप अपने टेक्नीशियन से पूछिए, आप अपने लाइट वाले से पूछिए इनका गुजर बसर किस तरह होता है। पूछिए कि पिछले 2.5 साल में किस तरह का अजाब मुसल्लत हुआ है। मैं तो ये जानता हूं कि ये बड़ी पुरानी कहावत भी है, और दीन में भी आपको देखने को मिलता है कि अक्सर कौमों पर हुक्मरान अजाब बनकर मुसल्लत होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए झूठ पर और करप्शन पर। मैं अब अपना केस लेके जाऊंगा अजाब से झूठ और करप्शन की कहानी तक। सितम जरीफी देखिए कि जहां पे ये खिताब फरमाया जा रहा था, पारस साहिबा क्या आप ये जानती हैं कि वहां काबीना के जिन अराकीन ने हलफ उठाया उनकी तादाद 22 थी, और कितने लोग हैं जो पीटीआई के इलेक्ट हुए? वो 22 हैं। लोगों ने वजीर आला को अच्छा अता साहब एक बात का वोट दिया। पता है आपसे सवालात क्यों करते हैं ये? इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि जो वो लंदन फ्लैट्स है ना, आप उनका जवाब दे दें। जब तक आप जवाब नहीं देंगे ये इल्जामात और ये सवालात आपसे पीछा करेंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि आप आए मुकदमात को फेस करें, अपनी जायदादों का हिसाब दें। मैं आता हूं जी उस तरफ, मैं प्रिसाइसली उस तरफ आ रहा हूं। मैं जायदादों से लेके पब्लिक मनी करप्शन और हर एक चीज पे बात करूंगा। तो देखिए 22 के 22 अराकीन को वजीर बना दिया गया। अजाब तो ये है कि झूठ बोला जाए कि मेरी मुख्तसर तरीन काबीना होगी। अजाब तो ये है कि ये कहा जाए कि 90 दिन के अंदर मैं करप्शन का खात्मा करूंगा। अजाब तो ये है कि कहा जाए कि मैं साइकिल पे
अपने दफ्तर जाऊंगा और उसके बाद 30 गाड़ियों का कैवलकेड लेके आप शहरों में घूमे, उसके बाद आप कहें कि मैं वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अजाब तो ये होता है, मगर मैं अजाब तो काफी गिनवा दिया आपने जी अपनी करप्शन। दो ढाई साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं जी। मैं पूछ थक गया हूं कि हमें बताया जाए किस सरकारी मंसूबे में, किस सरकारी ठेके में, किस सरकारी टेंडर में किकबैक कमीशन लिया गया है। एवनफील्ड फ्लैट्स का एक रेफरेंस बना था, क्योंकि मैं लीगल मामलात को भी देखता हूं। हाँ एवनफील्ड केस के अंदर सजा मुअत्तल हुई मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा मुअत्तली को अपहोल्ड किया। रेगुलर अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स हो चुकी है, मामला चल रहा है। वो हम पूरे अपने दलाल तारड़ साहब आप तो वो देंगे, लेकिन देखें अदालत ने मियां साहब को इश्तहारी करार दे दिया है, जमानत जब्त हो गई है, जो गारंटर था, जो जमानती था, उसको भी बुला लिया है। मुझे ये बता दें कि वापस में आके मियां साहब ने कमाया क्या है सर? अगर वो आ जाते, रिसेंटली उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है, इस मौके पर अगर आ जाते, साथ साथ केसेस को फेस कर लेते, इश्तहारी का जो लेबल लगवा लिया है वो भी हटवा लेते सर, शायद अदालतें कोई रिलीफ दे देती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बाहर जाने की इजाजत दी लाहौर हाई कोर्ट ने, और हर महीने मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बकायदा हाई कमीशन से अटेस्ट करवा के और नोटराइज करवा के जमा कराता हूं कि उनके हार्ट का एक प्रोसीजर होना है और वो लाजिम है। हमारी अंडरटेकिंग है स्टैंप पेपर के ऊपर, जिसमें ये दर्ज है कि जब वो सेहतयाब होंगे वो वापस आएंगे। नंबर 1 8 हफ्ते का कहकर गए थे, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए 1 साल हो गया। नहीं, उसमें 8 हफ्ते, या जब उनके डॉक्टर्स उनको इजाजत दे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बेल का मामला था, हमने वहां गुजारिश की कि ये लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, बाहर जाने की इजाजत मौजूद है, आप मेहरबानी फरमाइए हमें इतनी मोहलत जरूर दे दीजिए कि उनकी गैर मौजूदगी में केस सुना जा सके। क्योंकि इस मुल्क में प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि एक रेपिस्ट का और एक मर्डरर का केस भी उसकी गैर मौजूदगी में चला है। जरा वन लाइनर इसके ऊपर दे दें कि नवाज शरीफ साहब की जमानत मंसूख होना तय है आपके ख्याल में, या आप समझते हैं कि वो फैसला जो है वो मुअत्तल ही रहेगा? मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क में एहतसाब का इतना दौरा मयार है कि फैसल वाडा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आज तक टेकअप नहीं हो सका। दोहरी शरीयत साबित है, डिस्क्वालिफाइड है। हमारी रोज की बुनियाद पे हियरिंग होती है। करप्शन कहां है? पब्लिक मनी की। वो बीआरटी में है, वो बिलियन ट्री सुनामी में है, वो हर जगह इन्होंने करप्शन की है, जो सरकारी पैसे की। मुझे बताएं जहांगीर तरीन को क्यों नहीं जेल में डाला? मैं सारी बात करती हूं अभी। बिल्कुल ठीक है, वो आप सही कह रहे हैं कि एफआईआर कट गई है, लेकिन अब वो जब से लंदन से वापस आए हैं उनको एफआईए भी नहीं बुला रही। सहर, जो बात वजीर आजम ने की है, करप्शन के इल्जामात आपकी लीडरशिप के ऊपर भी हैं, वो जाली अकाउंट केस, और जाहिर है जब तक क्लियर नहीं होते, आप जवाबात क्लियर नहीं देते उनके, तो ये इल्जामात आपके ऊपर लगाते रहेंगे। लेकिन वजीर आजम कह रहे हैं इसके लिए आप लोगों को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ये अल्लाह का अजाब है और दूसरों के लिए इबरत है। बात यह है, अल्लाह का अजाब ये है पारस, कि आज एक ऐसा शख्स वज़ीर आज़म के मनसब पे मुसल्लत है जो किसी इखलाकी दायरे, किसी इखलाकी मयार पे पूरा नहीं उतरता। उसकी गुफ्तगू, उसका लहजा, उसके अल्फाज का चुनाव, उसका बर्ताव, अगर ये कहते हैं कि हमें नई नस्लों को सिखाना है, हमने नई नस्लों को ये सिखाना है कि मुल्क का वज़ीर आज़म नकलें उतारता है, हमने नई नस्लों को ये समझाना है कि जी मुल्क का वज़ीर आज़म झूठ बोलता है, हमने नई नस्लों को ये बताना है कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है झूठ बोल के ना सिर्फ आया और रोज़ाना तमाम वसाइल सरकारी अथॉरिटी, सरकारी मनसब इस्तेमाल करके झूठ बोलता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये पाकिस्तान की इंतहाई बदनसीबी है कि एक ऐसा शख्स जिसको वज़ीर आज़म के ओहदे में मुसल्लत किया गया, इस्तेमाल की जा रही है। मरियम नवाज, इमरान खान को नमज़द नहीं कहा, बिलावल भुट्टो ने इनके वुज़रा को नहीं कहा, भौंकते हैं। देखिए पारस, बात ये है कि जहाँ पे कश्मीर का वज़ीर एक ऐसा शख्स हो जो कि जराइम पेशा हो, जिसके ऊपर अपने ही भाई के एमपीए के कत्ल का इल्जाम हो, देखिए मैं यही बता रही हूँ कि ये इल्जामात उस एमपीए के भाई ने लगाए हैं, जो खुद लगाए हैं, उन्होंने फैमिली ने लगाए हैं, जिसके ऊपर डीआई खान में एक खातून को बराना परेड कराने का इल्जाम हो, जिसकी गाड़ी से असला निकला हो। देखिए बात यह है कि वजीर आजम, अगर मैं कहती हूँ कि करप्शन का फैसला कर लेते ना, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें, पता लग जाएगा कि करप्ट कौन है। बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर, बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर आप केपी के गई हैं?
बात ये है, आपने वहां पे 1 अरब दरख्त लगे हुए देखे, वजीर आजम क्रेडिट लेते हैं उसका। बात ये है कि वो अभी तो आला अदलिया ने बता दिया कि वो दरख्त बनी गाला में लगे हैं। वो दरख्त देखें, बात ये है कि ये धोखे देना, एक ख्याली दुनिया में रहना, मैं समझती हूँ कि अगर मैं समझती हूँ, मैं बोल रही हूँ उन्होंने उसकी करप्शन की तहकीकात होने लगी, स्टे ले लिया। बात ये है कि मैं ये बता रही हूँ ना कि केपी का एहतसाब का इदारा खत्म, केपी के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट खत्म, केपी के अंदर जो है बीआरटी वो जल भी रही है, उसके ऊपर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई बेज़ाब्तियों की, उसके बाद उसके ऊपर स्टे ले लिया और बोला कि करप्शन हम जारी रखेंगे। स्टे ले लिया, वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, वो करप्शन हम जारी रखेंगे। वो बसें हमने चलाई हैं, वो हम जलाएंगे, उनको धक्के लगवाएंगे लोगों से जो टिकट खरीदेंगे। देखिए बात ये, उतना झूठ बोलें जितना कोई बर्दाश्त कर ले। कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी ली है हमने केपी में इस कारकर्दगी पे। बात ये है, ये आपको देखिए वो मैंने कहा ना कि जो जिन तिलिस्माती कुव्वतों और ताकतों की बना पे इन्होंने 2/3 अक्सरियत ली है, आज वो भी इनकी वजह से जो है वो बदनाम हो रही है। ये है आपके दोहरे मेयारात, डबल स्टैंडर्ड्स, जिनकी तारड़ भी बात कर रहे थे और अभी सहर कामरान ने भी बात की है। तो अगर आप जवाब देना चाहें बीआरटी पेशावर के ऊपर, क्यों आपने वहाँ पे स्टे ले लिया है, तो हम ये समझ लें कि आप लोगों की करप्शन की तहकीकात हो ही नहीं सकती हैं। और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी सुने होंगे बिलियन ट्री सुनामी पे, उन्होंने कहा बनी गाना में लगा लिए क्या सारे दरख्त। पहली बात तो इन्होंने इमरान खान के बारे में बात की। इमरान खान वही केस देखें आप, इनकी हुकूमत थी, मतलब 30 साल इमरान खान पे इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि 30 साल पहले वो पैसे पाकिस्तान के अंदर लेके आए थे वहां कमा के और फ्लैट बनाया। वही सुप्रीम कोर्ट था, वही सुप्रीम कोर्ट इनके लिए, नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ ने आज तक खतरी खत के अलावा कोई बेइज्जती नहीं अपनी और करवाई कि खतरी खत के अलावा वो अपने 4 फ्लैट्स का एक टूटी हुई रसीद नहीं दे सकी। इमरान खान ने 30 साल पहले केस 62 डॉक्यूमेंट्स दिए, एक ट्रांजैक्शन, वो इंटरव्यू भी चला देती, उनके अंदर वो भी चला देती। वो जो इंटरव्यू दिया था कि आज जुमाइमा ने भेजा कि मैंने भेजा कि मैंने खरीदा, इनकी दफा नहीं बोली, बड़ी तहम्मुल से सुना है गवर्नमेंट ने, होता नहीं है, इनकी दफा नहीं बोली, ऐसा होता नहीं है टॉक शोज में, गवर्नमेंट सुने जी। सो अब दूसरी बात यह है कि एक तो वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन उनको करार दिया गया, ठीक है, और नवाज शरीफ को सर्टिफाइड बेईमान और बददियानत करार दिया गया। ये 62-63 लॉ की बात कर रही हूँ मैं। जब इन्होंने लाहौर के वो ट्रीज उतारे थे और स्मॉग आई, तो मैं 8 महीने लड़ती रही कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर पर मैंने केस किया और मैंने जीता और बहुत से हारे भी, ठीक। और जब नवाज शरीफ का पहला जो केस आया था, जब वो ये बिलियन ट्री का क्या हो गया, तो मैं यही कह रही हूँ, चीफ जस्टिस ने क्यों सवालिया निशान लगा दिए, रिमार्क्स पढ़े उनके। आप ये स्ट्रगल नहीं करते, ये धांधली कहते हैं और ये ना व्हाइट पेपर लिखते हैं ना बयान देते हैं। बिलियन ट्री, ठीक है, देखिए ना, ये ठीक है। बिलियन ट्री जो है, मैंने तो नहीं जाके प्रूफ करना, मेरी तो वो पार्टी है, ऑपोजिशन जाता है और एविडेंस लेके। अदालतें खुली हैं, अब नैब में जाएं, अदालत में जाएं, अगर आपके पास सबूत हैं तो नहीं, मेरी बात सुने। मैं आ रही थी एयरपोर्ट से, मुझे वहां दरख्त नजर आए, लेकिन कुछ और टाइप के। हमने वहां सबको बुलाया और मैं कहती हूँ, नहीं सुन ले, मैं कहती हूँ इस पे 4 केस भी 5 केस भी, अगर एक दरख्त भी गलत है होना चाहिए, जस्टिस के होना चाहिए। कंटेस्ट करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में? मैं कहती हूँ नहीं, नॉट एट ऑल। आई से चीफ जस्टिस हैज डन वेरी वेल एंड सबको बुलाएं, एक एक ट्री गिनवाएं। इस पूरी गुफ्तगू की बात ये थी कि जिस तरह आप ऑपोजिशन का एहतसाब कर रहे हैं ना, इस तरह आपकी अपनी सफों के अंदर भी जो लोग हैं जिन पे इल्जामात हैं उनके खिलाफ भी अदलीब कार्रवाई करें। खुश है वो तहरीक शफाफ चीज हमें नजर आना चाहिए। सुन ले, हम कहते हैं कि हमने काम सही किया। अच्छा, इनका काम है कि काम दिखाएं कहाँ सही नहीं है, कोर्टों में जाएं, हम एविडेंस देंगे। थोड़ा सा आगे वो के इंटरव्यू पे वो खास आईने से, खास अच्छे से नजर आते हैं, वरना नजर नहीं आते। इसाक डार के जो हमने शुरू बात की थी, हमने मियां साहब की बात कर ली, इसाक डार का इंटरव्यू हुआ, पूरी जो आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट है भाई बड़ी एक्साइटेड है इसके ऊपर। आपको उनको वहां से लाके अदालतों में पेश करना चाहिए या खुश होना चाहिए इस इंटरव्यू के ऊपर? क्यों खुश हो रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये प्रोसेस तो ऑन है ना। मैं फॉरेन अफेयर्स में हूँ, आपको पता है इन्होंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं की, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने भाग के बाहर जाना है। ये 20 साल से अब हम कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन 2 साल हो गए आपको, 2.5 साल आप कर लेते। सॉरी, ये 5-5 साल भी चीजें लगती है। इन्होंने 30 साल में इसलिए नहीं की क्योंकि क्रिमिनल्स है, पहले भी भाग के गए। दूसरी बात, मैं अभी आपको बताती क्या उठाए आपने इसाक डार के लिए, बरतानिया ने क्या जवाब दिया है? ये प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी भी नहीं की हुई, यूएई की प्रिजनर एक्सचेंज ट्रीटी कैंसिल कर दी इन्होंने,
क्योंकि इन सब ने बाहर, किसी ने दुबई भागना था, किसी ने पता था इनको, मतलब इन्होंने भागना है। ऑब्वियसली जब चोरी की होती है तो आप अपने चोर दरवाजे भी खुले रखते हैं। ओके ठीक है। वैसे एक छोटी सी बात, इनके नाम भी ECL में डाल दें, इन्होंने भी भागना है। ठीक है, इन्होंने भी भागना है। तारड़ साहब मुझे बताएं, आप लोगों ने ट्वीटीज इसीलिए नहीं की साइन कि आपको पता था कि ये आपने करप्शन करके, चोरी करके भाग जाना है, किसी ने लंदन, किसी ने दुबई, किसी ने कहीं? हमारे दौर में GDP 5.8% था, पाकिस्तान खुशहाल था, तो हमने कहां भागना था? ये तो अल्लाह भला करे सुप्रीम कोर्ट के एक उस वक्त के साबिक, अब के साबिक और उस वक्त के हाजिर सर्विस जज का, जिन्होंने इनको अपने कंधे पे बिठाया। ये बदकिस्मत लोग हैं पारस साहिबा, इनको तमाम इदारों की सपोर्ट मिली, तमाम पाकिस्तान की इकाइयों की, इदारों की इनको सपोर्ट मिली, तमाम लोग इनके साथ थे, उसके बावजूद ये डिलीवर नहीं कर सके हैं। ये इनकी नाअहली देखें, 2.5 साल में ट्रीटी नहीं कर सके। ट्रीटी कितनी देर की बात है? मैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट हूं। यूके को इनकी जी आप नहीं आप देखें ना, शिदाद अकबर इंग्लैंड गया ट्रीटी साइन करने, उन्होंने कहा आप कौन है भाई और आप क्या लेने आए हैं, हम नहीं करते साइन आपके साथ ट्रीटी। अवाम को मिसलीड ना करें, आप इतने पाक साफ है ना। मैं ऑन एयर पारस जहांजेब के शो पे चैलेंज करता हूं दलीप अब्बास को कि आप फॉरेन फंडिंग केस में स्टे वापस लें और आप वहां पे अवाम के सामने लेके आए, स्क्रूटनी कमेटी बनाए और कहें कि हमारे फॉरेन फंडिंग केस का दूध पानी का पानी किया जाए। कभी एक अदालत का स्टे, कभी दूसरी अदालत का स्टे, कभी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस इंक्वायरी को सीगा राज में रखे, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है, कभी कहते हैं इलेक्शन कमीशन की ये कमेटी इस तहकीकात की मजाज नहीं है। तो जब स्टे लेंगे वापस आप फॉरेन फंडिंग में? मैं पूछ लूं इनसे, एक सेकंड अदर साहब, एक सेकंड, आप लेंगे स्टे ऑर्डर फॉरेन फंडिंग में? पीपल्स पार्टी चैलेंज कर रहे हैं और PMLN तीनों के नहीं सुन लेना, हाँ या ना? नहीं सॉरी सवाल कंटिन्यू करूं उनसे। तीनों के फंडिंग केसेस सामने है हमारे, तो ये 2 चेक की बात करें, इनका एक भी इनकी पार्टियों का एक पैसा नहीं आया। बहुत बुरे हैं, इनको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, आपको लेके आए हैं। अपनी बात करें, एक सेकंड अपनी बात कीजिए। अपनी बात क्यों मैं करूं? मैं उन्हीं से बात कर रही थी, आपसे सिर्फ एक वन लाइनर चाहिए। तीनों का इकट्ठा फैसला होना है। लेंगे वापस? तीनों का इकट्ठा फैसला। आप स्टे नहीं लेंगे इसका मतलब? एक रुपया किस खुशी में? ये तो पता लग गया चोरी का है। पूरी दाढ़ी ऐसी है, पूरी दाढ़ी ऐसी है इनका नहीं है। अच्छा अता तारड़ साहब, पूरी दाढ़ी ऐसी है, 30 साल से ऐसी है। चोरी पकड़ी गई है, सारे फंडिंग यहाँ पे बस सिर्फ करप्शन। आप ये तो बात किया करें कि पीपल्स पार्टी की और PMLN का एक पैसा ऑडिटेड नहीं है। मैं सिर्फ एक बात ये करें ना, उन्होंने एक सवाल किया कि क्या एक चेक की बात हो रही है ना, इनकी पिछले 30 साल का एक पैसा ऑडिटेड नहीं है। 6 साल हो गए, एक पैसा ऑडिटेड नहीं है। अभी का है, आपका तो काफी लंबा पहले का केस है। अब आपका पहले का है, कैसे करेंगे? चोर पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ये तो करप्ट है ना? नहीं मुझे पूछिए, तो चोर है। आप तो ईमानदार लोग हैं ना, आप स्टे ले लें वापस। अच्छा फॉरेन फंडिंग का फैसला हो जाएगा। इनको कहें कि केस कर। दलीप बीबी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर अक्सर टॉक शोज पे ये ऐसी बात कर जाती हैं जिनके जो हकायक से हटके होते हैं, इनके पास सबूत नहीं होते। इन्होंने पिछले टॉक शो में यूके की GDP को माइनस कर दिया। और ये सुने इस पे मैं इसको करेक्ट करती हूँ, जितनी इसमें इनको लानतान हुई है। He was proven wrong। लोगों ने ट्वीटें की हैं इन पे, ये कह रहे थे कि लंदन की जो ग्रोथ रेट है इसमें 6.6 है। अच्छा एक करके बात करेंगे ना तो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। कोरोना में क्या है? कोरोना में 6.6 मैं ब्रेक लेना है मुझे। मैं इनको अभी भी चैलेंज करती हूं, आप ट्वीट देखें अपनी 6.6 लंदन का चैलेंज का जवाब ये कि आपने भी चैलेंज कर दिया। जी ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है जी। आता साहब 6.6 यूके का ग्रोथ रेट बता रहे हैं, माशाल्लाह। मुकम्मल जल्दी कर लें, मैं जरा इनको थोड़ा सा, आप थोड़ा सा पानी शानी पिए, मैं जरा प्लीज जी जी बात कीजिए। तीनों तरफ से शोर आ रहा है जी, अगर शोर ही आएगा क्योंकि पकड़े गए हैं। अता साहब मुकम्मल कर लें, मैं ब्रेक लूंगी। 6.5% यूके का कह रहे हैं ग्रोथ रेट है कोरोना में। अभी हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, GDP की और यहाँ की, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये इन्होंने कहा यूके का 6.6 ग्रोथ रेट है। आप जीत गए। ये कोई गेम शो थोड़ी है। अब अंदलीप बीबी
पूरे शो में मुझे बोल के दिखाइएगा आप। अब मैं अब देखता हूँ आप मुकम्मल कर लें, बाद में फिर ब्रेक लूंगी नहीं, हमें शो नहीं खराब करना। दिल करता है नहीं पारस साहिबा नहीं, मैं अब नहीं बोलने दूंगा इनको। देखिए, एक तो इन्होंने लफ्ज लान तान इस्तेमाल किया, उम्र में मेरे से बड़ी हैं, खातून हैं, मेरे लिए एहतराम की जगह है, मैं सेम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पढ़ी लिखी खातून है, अच्छी बात है। ये जो मर्जी कहें, यूके का ग्रोथ रेट ओवरऑल मैंने 6% कहा था, मैं अभी भी कायम हूं। अब आ जाएं फॉरेन फंडिंग पे। मैं अपने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के साथ खुद गया था, तमाम जमातों के सरबराहान के साथ इलेक्शन कमीशन में, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले थे, उन्होंने हमें दरखास्तें दिखाई कि ये कहते हैं इसको डिले करें, ये कहते हैं तहकीकात ना की जाए। हमारे केस तो बाद में आए हैं, हम तो रोज अर्ली हियरिंग की दरखास्त दे रहे हैं। इनका केस इनके अपनी दरखास्तों की वजह से ताखीर का शिकार है। अगर सच्चे हैं तो खुल के सामने आए, वो काम ना करें। मैं एक ब्रेक ले लूं जरा, मैंने फ्लैट दिया, मैंने कर्जा लिया, मैंने फलाना फ्लैट बेच के फ्लैट लिया। ठीक है, मतलब ये कि ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा फिर जलसे और बाकी चीजों, कोरोना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर स्टेटमेंट क्या ये कर ली जाए कि अगर ऑपोजिशन में भी जो हराम किसी ने कमाया या खा रहे हैं तो उनके ऊपर भी अजाब है, और अगर हुकूमत में लोग ये काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी यही है, ताकि बैलेंस बात, चाहे वो मेरी फैमिली से है, किसी और की फैमिली से है, जिसने भी करप्शन किया अजाब है। लेकिन दो एग्जांपल्स तो आपके सामने है ना। ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा। फिर वो बात कर दी 2 एग्जांपल्स की, फिर आपने उनको स्पेसिफिक कर दिया, जर्नलाइज बात करें जहां पे भी बैठे, लिविंग एग्जांपल्स बात ये है कि अल्लाह का अज़ाब सिर्फ इमरान खान अहमद नियाजी है आज पाकिस्तान पे। अगर देखना है अल्लाह का अज़ाब तो इमरान खान अहमद नियाजी को देख लें, जिसकी वजह से आज आपकी जीडीपी जो रेशो है वो -0.4 है। डिसाइड कर लें वो क्या है। आज जो है आपकी 1 करोड़ नौकरी देने वाले ने 1 करोड़ ब्रेक के बाद बात करूंगी इस पे, ब्रेक बेरोजगार कर दिए। ये अल्लाह का अज़ाब ही तो है जो ब्रेक के बाद। ठीक, अच्छा सर, अब थोड़ा सा आगे बात करें। मुल्तान का जलसा था पीडीएम का, और आप भी वहाँ पर मौजूद थी, आप सारे लोग थे वहाँ पे। तो आखिरी वक्त में आपने देखा कि फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम रुकावटें नहीं करेंगे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था। तो कोई इतना तो क्रेडिट इनको दे दें, जलसा कर लिया फिर आपने। मैं आपको बताऊँ पारस, मुझे इतना अफसोस हुआ कि जो इनका रवैया था, मुझे पता है ये घबरा गए हैं, मगर घबराहट की हद ये थी कि इन लोगों ने होटल्स में जिनकी बुकिंग हुई थी वो कैंसिल कराई, छापे मार के। यानी मैं जिस होटल में थी, मुझे रिसेप्शन से फ़ोन आया कि जी एजेंसीज आपकी तफसीलात मांग रही हैं और वो पूछ रही हैं कि जी आप यहाँ पे क्यों आए। जहाँ मेरा स्टाफ था उनको बताया गया कि जी जो जलसे के लिए आए उनको कमरा नहीं देना। ठीक है, मैंने उनसे बोला कि अच्छा मालूमात मांग रही हैं, मैं गलती से बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर गई? ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो है होटल में रिहाइश से पहले कोई पुलिस रजिस्ट्रेशन करा के उन्होंने मुल्तान जलसे से सीख लिया। वो लाहौर के लिए कह रहे हैं हम रुकावट नहीं डालेंगे, ऐलान कर दिया कि जो इन्होंने हरकतें की वहाँ पे, मैं ये समझती हूँ कि इनकी घबराहट जो है वो किस नहज पे पहुंच चुकी है। मुल्तान की तो बात ही ना करें। मुल्तान का मैं आपको बताऊं कि मुल्तान ये इसका लाहौर का जो है कोरोना का ख्याल कर लें, कोरोना का ख्याल कर लें, बड़ी तेजी से फैल रहा है, जैसे आप मुल्तवी नहीं कर सकते। देखें, बात ये है कि पारस, जहाँ पे हमें लगता है कि वो जो कोरोना है ना, उससे सिलेक्टेड 18 ज्यादा परेशान है, इसलिए कि जहाँ पे हमारे जलसे होते हैं वहां तो वो सिलेक्टेड कोरोना आ जाता है। जहाँ ये जमात इस्लामी को इजाजत देते हैं, जहाँ पे ये खुद बड़े भाषण एनसीओसी में बैठ कर देते हैं, वहाँ पे अगर हमारा स्टेडियम में होता, हम ज्यादा बेहतर तरीके से SOPs को फॉलो करते, हम ज्यादा बेहतर तरीके से गैदरिंग करते। आप देखिए, आप लोग सिंध के अंदर 8 बजे दुकानें बंद करवाते हैं, वहाँ स्कूल बंद, आपने वहाँ पे अहकामात SOP पे सख्ती से पाबंदी, और जहाँ हुकूमत नहीं है वहाँ जलसे कर रहे हैं पारस। जहाँ पे हुकूमत है वहाँ हुकूमत अपने, जहाँ पे हुकूमत का ट्रस्ट है, जहाँ हुकूमत है, यहाँ तो ऐसी हुकूमत है जहाँ पे वजीर आजम को अपने बहनोई का प्लॉट खाली कराने के लिए 6 IG बदलने पड़ते हैं। अभी कोरोना है, वो कहते हैं हमें लोगों की जिंदगियों की ज्यादा परवाह है, आप अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। पारस आप बताएं, आज आप कोविड का टेस्ट कराने जाए 5-5 दिन रिपोर्ट नहीं मिलती, हॉस्पिटलों के अंदर जो है कोई जो है वो एहतियाती तदाबीर या कोई जो है रेडीनेस नहीं है। अगर आप ये देखें कि पिम्स के अंदर ओवरबर्डन है, हॉस्पिटल का अमला जो है भर चुके हैं, हॉस्पिटल्स पेम्स का अमला जो है हड़ताल कर रहा है, वेंटिलेटर्स की कमी है। ये डॉक्टरों की जिंदगियों से और पैरामेडिक्स समझ जाए ना, खेल रहे हैं, आप एहसास कर लें, पे हमले कर रहे हैं। यहाँ पे पेम्स जो है, पेम्स का अमला लोगों का एहसास कर लें। हम तो लोगों का एहसास कर दें, कुछ नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। लोग जो रोज भूख, इफलास, गुर्बत, बीमारी, परेशानी से सिसक रहे हैं, हम उन्हीं का एहसास कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम बाहर हैं। सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अंदलीब हमारी तहरीक को ना, आप लोगों की जो बैड गवर्नेंस है ना, उसने ज्यादा कामयाबी दे रहा है वो। तो आप बेहतर नहीं कि अपनी थोड़ी परफॉर्मेंस पे नजर कर लें। 2016 के अंदर ये बंद हो गई थी आपकी सारी फैक्ट्रीज फैसलाबाद की, ये है,
लिखा हुआ ब्लूमबर्ग का, और इस वक्त 2 लाख किसी को ब्लूमबर्ग का नहीं पता, यहाँ पे आम आदमी लोग कहेगा क्या होता है ब्लूमबर्ग। इस वक्त आपने एक प्रोग्राम किया है कि जी आधी फैक्ट्रियां बंद होगी फैसलाबाद में। इस वक्त 2 लाख मजदूरों की कमी है। इस वक्त 20 रुपए चीनी कमी हुई है और आगे और कमी। बढ़ाई भी तो आपने कहाँ ले गए, आप कहाँ से कहाँ चीनी को ले गए? 130 किसकी थी? ये 130 इनके जमाने में थी। जो रिपोर्ट आपने कोई एक्शन लिया उस रिपोर्ट? बिल्कुल हो रहा है एक्शन। आप बगल में नहीं आएंगे इस वक्त बगल में जरदारी साहब के ऊपर, जहांगीर तरीन के ऊपर और नवाज शरीफ की मिलो, तीनों के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो बुला तक नहीं रही एफआईए बिल्कुल दिए हुए नोटिस, काम हो रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। आप एफआईए को फोन करके पूछिए। गवर्नमेंट का नाम देखें, आपने रिपोर्ट दी ना, सबने तारीफ की। गवर्नमेंट का काम रिपोर्ट के साथ साथ कार्रवाई करना है। माफियाज खुले फिर रहे, क्या फायदा ऐसी रिपोर्टों का? जिसने दवाइयों में चोरी की उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जिसने चीनी की चोरी की उस पर कार्रवाई नहीं हुई? जिसने आटा की चोरी की उस पर कार्रवाई नहीं? वापस आए, जहांगीर तरीन वापस नहीं आएगा। जहांगीर तरीन वापस आया, वापस आ गया, खर्चे दिखाएगा, एफआईआर काट दी, ठीक है। एफआईआर नहीं काटी, एफआईए ने उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई है और उन पे एफआईआर काटी गई है। अब मुझे बताएं गिरफ्तारी कब होगी? गिरफ्तारी तब होगी जब सारी इन्वेस्टिगेशन। तो बाकी क्यों गिरफ्तार हैं? खुर्शीद शाह साहब क्यों 22 महीनों से गिरफ्तार हैं? वो ऑपोजिशन में गिरफ्तार हैं, आपकी उधर तो कुछ भी नहीं हुआ। अता तारड़ साहब से बात करते हैं, इंपॉर्टेंट इशू है इस वक्त कोरोना। अता तारड़ साहब, 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम का जलसा है जिसकी मेजबानी नून लीग कर रही है। सर, क्या ये चीजें मुलतवी हो सकती हैं? आप लोग बास क्यों नहीं आ रहे सर? आप जरा रेट्स तो देखें। लाहौर के अंदर 60,000 से ज्यादा तादाद हो चुकी है, रावलपिंडी के अंदर 11,000 पेशेंट्स, मुल्तान के अंदर 8,000 से ज्यादा, 70 हलाकतें हो रही हैं रोज, 3,000 से ज्यादा लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। सर, आप लोगों को समझ नहीं आ रही? पाकिस्तानी आबादी का 20% हिस्सा मुफलिसी की वजह से भूख का शिकार है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, यूएस एड की रिपोर्ट है। 20% बहुत बड़ी तादाद है कि जो सिर्फ मुफलिसी और गुर्बत की वजह से भूख में चला गया क्या है। एजेंडा महंगाई है आपका? नरिशमेंट का शिकार है। मेन महंगाई के लिए कर रहे हैं सब आप, 10% या अपने रिलीफ के लिए कर रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला जो अपने पीडीएम के एजेंडे खुदा पे रिलीफ के लिए, अगर जो अपने रिलीफ के लिए कर रहा हो उस पर खुदा की लानत हो। देखिए, बिल्कुल एनआरओ का राग अलापने वाले ये खुद एनआरओ मांगने वाले लोग हैं। जहांगीर तरीन एनआरओ के तहत बैठा है, आधी काबीना एनआरओ के तहत बैठी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा इशू आम आदमी है, महंगाई है। हम ये समझते हैं कि वोट चोरी किया गया था तो एक आम आदमी की जिंदगी आज अजीरन है, वो आज महंगाई और गुर्बत में पिस रहा है और इनको इदराक नहीं है, इनका इख्तियार भी नहीं है, ना इदराक है ना इख्तियार है। तो वो इर्तजा निशात साहब ने कहा था, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? साहब, अगर आज बात ये है कि पंजाब में जाने का टाइम आ गया आपकी हुकूमत होती तो क्या आप इसी तरह जलसों की इजाजत देते, इसी तरह बजट होते कि हम जलसे करेंगे? ये वो मुल्क है जहां फेडरल हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। आप अंदाजा तो करें हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। अपने अस्पताल के सीईओ को मुशीर लगा दिया, पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुलाया गया, एक ब्रीफिंग नहीं की गई, 4 फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ तब्दील किए गए। समझते हैं कि वजीर सेहत नहीं है, लेकिन जरा मेरी इंफॉर्मेशन में आप इजाफा कर दें कि फॉरेन मिनिस्टर था आपकी गवर्नमेंट में जब आपकी हुकूमत थी, वो भी इससे भी बड़ा एक डेंट लगा था। हमने एक करियर डिप्लोमेट, अच्छा 2 करियर डिप्लोमेट्स, एक नहीं 2 डॉक्टर फैसल है वहां पर, हमने एक करियर डिप्लोमेट को मैं अर्ज करता हूं एक को लगाया मशीर बराए खारजा, उनका एक्सपीरियंस था। दूसरे को लगाया सदर आजाद कश्मीर, आज भी मौजूद है। और जब जरूरत महसूस की गई, ख्वाजा आसिफ साहब फॉरेन मिनिस्टर आए और उन्होंने अपना युद्ध संभाला। मगर कोरोना के दौरान, कोरोना एक क्राइसिस है, उसके दौरान हेल्थ मिनिस्टर का ना होना ये मुजरिमाना गफलत है। कोरोना एक क्राइसिस है, उसके दौरान जलसों का होना ये भी गलत है, इज्तिमात में लोगों का इकट्ठा होना ये भी गलत है। जानों से जा रहे, अगर ये रहे तो ये गरीब को वैसे ही मार देंगे। ये जितनी जल्दी जाए उतना बेहतर है। पहले मार देना। आपने कहा कि ऐसे पहले मार दो उनको। हम समझते हैं कि कोरोना से भी निपटने की इनमें अहलियत नहीं है। ठीक है, इन्होंने पहले फ्लू कहा, फिर अपने जलसे किए, फिर उसके बाद इनकी कोई एक पॉलिसी हो तो हम पहली लहर में आए। कोई टॉप 4 में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी इनको है क्योंकि महंगाई नीचे आ रही है
इकोनॉमी ऊपर जा रही है। नहीं तो अब 2 महीने के अंदर आप देखना, तो 2 महीने में वो कह रहे हैं आपकी हुकूमत नहीं रहेगी जनवरी में। वो तो बेचारे क्या करें, उनको कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा कि महंगाई नहीं रहेगी, आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। केसेस इतने ज्यादा हैं, मैं उनकी परेशानी समझ सकती हूँ कि वो इसहाक डार भी एक्सपोज हो गया, नवाज शरीफ भी एक्सपोज हो गया, मरियम भी एक्सपोज हो गई है, तो बड़े बड़े हो गए। तो अब बड़ा इनके लिए खतरनाक है। अगर 2 महीने में इन्होंने कुछ ना किया ना तो ये सारे माशाल्लाह लगे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बैलेंस से अता तारड़ साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सहर कामरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास। प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।